प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह है स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के संदर्भ में होगा। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को नए संविधान में, जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है, इसे संघीय संसद कहा जाता है। क्या कहा है मैंने? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो 1848 का संविधान था उसमें वहाँ की व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहा जाता था, जबकि जो नया संविधान लागू किया गया है 1 जनवरी 2000 से, उसमें व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा किस पर होगा? स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के संदर्भ में होगा, जिसे कि संघीय संसद कहा जाता है। और इसमें आज हम केवल क्या बात लेंगे? स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है जिसे संघीय संसद कहा जाता है, भाई उसकी कुछ विचित्र विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम। जैसे स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है वो भी बड़ी विचित्र है, बड़ी निराली है, बड़ी अनूठी है। मैंने स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान को यदि बेहतर तरीके से समझना है तो सरकार के तीनों ही अंगों को आपको समझना ही होगा। वहाँ पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान में किस रूप में की गई है। जब तक आप सरकार के इन तीनों अंगों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक किसी भी देश के संविधान को आसानी से नहीं समझा जाएगा। यह बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्विट्जरलैंड की स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका की विचित्र विशेषताओं को समझाएं, उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा किस पर होगा? संघीय संसद अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका। देखिएगा, मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाई इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि वास्तव में जब हम स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को ठीक से समझें, और चाहे भारत की व्यवस्थापिका की बात आई, अमेरिका की व्यवस्थापिका की बात आई, ब्रिटेन की व्यवस्थापिका की बात आई, आप इस डायग्राम के माध्यम से मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ मैं केवल स्विट्जरलैंड की बात करूँगा, हाँ एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगा अन्य देशों की। भाई वास्तव में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का जब आप अध्ययन करें, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, किसी भी देश की, आज तो हम केवल स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं लेकिन मैं सूत्र दे रहा हूँ, किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन करें तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए क्या कि वहाँ जो व्यवस्थापिका का संगठन है वह एक सदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत पर आधारित है या द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात उस व्यवस्थापिका में एक सदन है या 2 सदन है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होना निहायत जरूरी है। अब यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत चाहे 1848 का संविधान हो या फिर 1 जनवरी 2000 से जो नया संविधान लागू किया गया है, नया संविधान हो, दोनों में ही वहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात 1848 के संविधान में भी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जिसे संघीय सभा नाम दिया गया था, 2 ही सदन थे जिसके मैंने नाम भी लिखे हैं। पुराने अर्थात 1848 के संविधान में जो व्यवस्थापिका थी अर्थात जिसे संघीय सभा नाम दिया गया था, उसमें 2 सदन थे जिनके नाम रखे गए थे राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद प्रथम सदन था और राज्य परिषद द्वितीय सदन था। अब नए संविधान की बात करते हैं जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है। 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है। इसमें भी स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका में 2 ही सदन है। अर्थात आज भी वहाँ
द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है और उन 2 सदनों के नाम हैं, प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा और द्वितीय सदन है सीनेट। अब आगे चल कर के मैं इन दोनों ही सदनों के बारे में व्यापक चर्चा करूंगा, यहाँ तो मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको ये देखना चाहिए कि भाई इन दोनों ही सदनों का संगठन कैसा है, अर्थात वास्तविक रूप में इनकी रचना क्या है, इनका निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, इनके क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं, इनकी क्या गणपूर्ति है, ये सब बातें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ तो केवल विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। मैंने तो तरीका बताया है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका को समझना हो तो सबसे पहले इन बातों की जानकारी होना निहायत जरूरी है, और यदि ये बातें क्लियर है तो शेष क्या रहेगा, आपको व्यवस्थापिका को समझने में कतई दिक्कत नहीं आ सकती है। ठीक है, तो अब तो हम बात करेंगे केवल स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की कुछ विचित्र विशेषताएं बता रहा हूं, जिनके बारे में किसी न किसी रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। और मैं क्या कह रहा हूं यहाँ कि पूरी दुनिया में सबसे निराली व्यवस्थापिका यदि कहीं है तो वह स्विट्जरलैंड में है। क्यों है, मैं 7 बिंदु के माध्यम से आपको ये बात समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ये ध्यान देंगे, क्या, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको समझे आप, कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें, नए संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2000 जो लागू किया गया, उसमें कुल 196 अनुच्छेद हैं, 4 अध्याय हैं और एक प्रस्तावना। प्रस्तावना सभी देशों के संविधानों में होती ही है। ठीक है, अब वास्तव में स्विट्जरलैंड के संविधान में जब हम वहाँ की व्यवस्थापिका या संघीय संसद का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 148। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 148 में स्पष्ट रूप में कहा गया है, ये मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया, इसके माध्यम से नोट करेंगे। अनुच्छेद 148 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कि स्विट्जरलैंड की या स्विट्जरलैंड के राज्यमंडल की, राज्यमंडल का मतलब क्या है, वो जो वहाँ का संघात्मक शासन प्रणाली है, जो संघ है, उसको राज्यमंडल नाम दिया गया है। हालांकि वहाँ राज्यमंडल नहीं है, संघ व्यवस्था है, मतलब कौन, क्या बोल रहा हूँ मैं, फेडरल सिस्टम है, कौन फेडरल सिस्टम नहीं है। तो वास्तव में राज्यमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, लेकिन राज्यमंडल नहीं है वहाँ। राज्यमंडल का सीधा सा अर्थ होता है कि राज्यों का ढीला ढाला संघ, तो वहाँ पर राज्यों का ढीला ढाला संघ नहीं है। किसी भी कैंटन को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, संविधान अलग है लेकिन संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए वर्तमान समय में वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम है, राज्यमंडल नहीं है, परिसंघात्मक नहीं है। ये केवल संविधान में शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना है। तो लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड में राज्यमंडल की सर्वोच्च शक्ति संघीय संसद में निहित तो होगी। हाँ, यहाँ जनता और कैंटन के अधिकारों का संघीय संसद पर प्रतिबंध होगा, परंतु स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्थापिका है वह कानून के मामले में सर्वोच्च है। और पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो प्रथम स्थान ब्रिटिश संसद का है, अर्थात ब्रिटिश संसद वास्तविक रूप में कानून के क्षेत्र में सर्वोच्च है। वहाँ की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बनाए, वहाँ की न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं दिया गया। अब यदि ब्रिटिश संसद के बाद में दुनिया में कोई संसद शक्तिशाली है तो वह स्विट्जरलैंड की संसद है, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद है, दूसरे स्थान पर आती है पूरी दुनिया में। क्यों है ये सर्वोच्च? ब्रिटिश संसद के बाद में दूसरा स्थान इसको क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिका है, अर्थात जो संघीय संसद है, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का यदि कानून बनाया जाता है तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध, अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, रद्द नहीं कर सकती है। इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ की जो व्यवस्थापिका है संघीय संसद वो सर्वोच्च है। दूसरी बात यह है कि वास्तविक रूप में संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर वहाँ की जो कार्यपालिका है, जिसे संघीय परिषद कहा जाता है, स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, 7 सदस्य, इसमें 7 सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। तो यहाँ व्यवस्थापिका के द्वारा अर्थात संघीय संसद के द्वारा बनाए गए
कानून के ऊपर किसी भी रूप में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को ना तो कार्यपालिका के द्वारा वीटो प्रयोग किया जाकर रोका जा सकता है और ना ही न्यायपालिका के द्वारा इसके द्वारा बनाए हुए कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है कट के निशान से कि वास्तविक रूप में इन दोनों के द्वारा ही संघीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको अमान्य अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। परंतु अनुच्छेद 148 में यह भी लिखा गया है क्या कि जनता व कैंटोनों के अधिकारों का व्यवस्थापिका के ऊपर प्रतिबंध होगा, अर्थात ये जनता के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकती है। क्योंकि इसके द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है जनमत संग्रह होता है वहाँ पर, और इसी के साथ में कैंटोनों के अधिकारों के विरुद्ध संघीय संसद कोई भी कानून नहीं बना सकती है। इसलिए जनता और कैंटोनों का व्यवस्थापिका पर प्रतिबंध है, परंतु कार्यपालिका और न्यायपालिका का संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे हम मान लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो वहाँ की व्यवस्थापिका के ऊपर नियंत्रण है, यस है। कैसे? कार्यपालिका अर्थात वहाँ का राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसी के साथ में वहाँ पर जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है अमेरिका में। तो वास्तविक रूप में यहाँ अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। क्योंकि वहाँ पर संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। संसद की संप्रभुता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, वहाँ की न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। डी लॉलबी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि ब्रिटिश संसद एक अपराधी को चाहे तो अपने ही माले में न्यायाधीश घोषित कर सकती है। दूसरा ये भी कहा है कि वास्तविक रूप में ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, वह चाहे तो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है। ये विशेषकर डी लॉलबी ने कहा है। किसने कहा है? डी लॉलबी ने क्या कहा है कि ब्रिटिश संसद यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है, परंतु वह केवल एक काम नहीं कर सकती, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। इतनी शक्तिशाली है ब्रिटेन की संसद। और दूसरे स्थान पर आते स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका। ये मैंने आपको समझा दिया है कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है अर्थात स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति भाई 7 सदस्य इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और संघीय परिषद कार्यकाल 4 वर्ष है। तो इसका अध्यक्ष इसके ऊपर वीटो प्रयोग नहीं कर सकता और न्यायपालिका भी इसके द्वारा बनाए गए कानूनों का अवैध घोषित नहीं कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों व्यवस्थापिका के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। केवल जनता और कैंटोनों के द्वारा ही व्यवस्थापिका के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 148 में लिखा गया है। इसलिए स्विट्जरलैंड की संघीय संसद ब्रिटिश संसद के बाद में दूसरे स्थान पर आती है। मतलब ये कानून के मामले में सर्वोच्च है, दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ सामान्य सी बातें बताई हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा है नया संविधान। इसका क्या मतलब होगा? देखो इधर ये आप नोट कीजिएगा, स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को नए संविधान में संघीय संसद कहा गया है, कार्यपालिका को नए संविधान में संघीय सरकार कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है, इसके अंतर्गत जो संघीय संसद है द्विसदनीय 2 सदन है। 2 सदनों के नाम क्या है? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है नया संविधान। इसका मतलब संघीय संसद की विचित्र विशेषताओं को लेंगे आज हम। विचित्र विशेषताएं, इन विशेषताओं को समझना निहायत जरूरी है। जैसे कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की विशेषताओं को मैंने आपको समझाया था कि वो विचित्र विशेषताएं, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थापिका भी बड़ी विचित्र है स्विट्जरलैंड की, पूरी दुनिया में बड़ी विचित्र है, निरालापन है, अनूठापन है। मैंने यहाँ लिखा नया संविधान। इसका मतलब संघीय संसद की जब विशेषताएं हम ले रहे हैं 7 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा, तो ये नए संविधान की जो संघीय संसद व्यवस्थापिका है उसकी विशेषताएं ले रहे हैं हम। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर किताबों में अभी 1874 का ही संविधान चल रहा है, उसी की विशेषताओं को रट रहे हैं विद्यार्थी। नहीं भाई, नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू हो गया है। संघीय संसद की विशेषताएं ले रहे हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा। संघीय संसद की विशेषताएं अर्थात ये स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका है जिसे संघीय संसद कहते हैं, तो इसकी विशेषताएं ले रही हैं हम। अब मैंने यहाँ पर न्यायपालिका क्या स्थिति होगी, कार्यपालिका क्या स्थिति होगी, जनता और कैंटोनों की क्या स्थिति होगी, मैंने समझा दिया। तो इसके आधार पर विशेषताएं बन जाएंगी इसकी। चलिए, नंबर 1
शासन का सर्वोच्च अंग। अब देखिएगा पहली विशेषता क्या बन गई, शासन का सर्वोच्च अंग, अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका की पहली विशेषता ये है कि जो व्यवस्थापिका है वह शासन का सर्वोच्च अंग है, शासन का सर्वोच्च अंग है। मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में सर्वोच्च कौन है स्विट्जरलैंड में, व्यवस्थापिका है। यह बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 148 में। क्या कहा गया है अनुच्छेद 148 में, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। क्या कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत राज्य मंडल की सर्वोच्च शक्ति संघीय संसद में निहित होगी। हाँ, ये सत्य है कि जनता और कैंटन के अधिकारों का व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद पर प्रतिबंध होगा, परंतु वास्तविक रूप में जो राज्य मंडल की सर्वोच्च शक्ति है वो संघीय संसद में निहित होगी। मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी प्रकार के यदि कानून बनाया जाता है तो कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ठीक इसी प्रकार से न्यायपालिका संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध, अमान्य घोषित नहीं कर सकती है, रद्द नहीं कर सकती है। इसलिए स्विट्जरलैंड में जो संघीय संसद है अर्थात व्यवस्थापिका है वह सर्वोच्च है और इसका स्थान ब्रिटिश संसद के बाद में आएगा। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यवस्थापिका यदि है तो वह ब्रिटेन की है और दूसरा नंबर यदि किसी का आता है तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका या संघीय संसद का आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 में ये बात नोट की गई है। ठीक है भाई। दूसरा है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। देखिएगा ये बात तो स्पष्ट मैंने कर ही दी थी पहले कि भाई स्विट्जरलैंड के अंतर्गत 1848 के संविधान में भी, 74 में भी, 1874 के अंतर्गत भी और इसके बाद में 1 जनवरी 2000 से जो नया संविधान लागू किया गया इसमें भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। पहले जो संविधान थे पुराने उनमें जो 2 सदन थे उनके नाम थे राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद प्रथम सदन है, राज्य परिषद द्वितीय सदन है। लेकिन नए संविधान में जो 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है इसमें भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, परंतु इनके नाम क्या रखे गए हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। फिर से बोल रहा हूँ, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ये 2 सदनों के नाम रखे गए हैं। अब यहाँ हमें क्या देखना, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मतलब 2 सदन तो हैं, क्या क्या है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, लेकिन यहाँ ये दोनों ही सदन शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर हैं। किसी भी दृष्टि से यहाँ किसी भी सदन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, जैसा कि भारत में है लोकसभा राज्यसभा में शक्तिशाली लोकसभा है, ब्रिटेन के अंतर्गत लोक सदन और लॉर्ड सभा में लोक सदन शक्तिशाली है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट में सीनेट द्वितीय सदन वो शक्तिशाली है। भाई अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में द्वितीय सदन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और ब्रिटेन की बात करते हैं प्रथम सदन है जिसको कि लोक सदन कहा जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। लॉर्ड सभा बिल्कुल शक्तिहीन सदन है। भारत में लोकसभा जो प्रथम सदन शक्तिशाली है, तो ऐसा अंतर है, भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि स्विट्जरलैंड में जो ये 2 सदन है संघीय संसद के, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, ये शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर है, किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। पूरी दुनिया में एकमात्र स्विट्जरलैंड की ही व्यवस्थापिका है जिसमें दोनों ही सदन बिल्कुल बराबर है। इसलिए यह विचित्र विशेषता होगी कि समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोनों सदन शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर है। पूरी दुनिया में आप खोज कीजिएगा, केवल स्विट्जरलैंड में ये बात देखने के लिए मिलेगी, बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। भारत में देखिएगा, अमेरिका में देखिएगा, ब्रिटेन में देखिएगा, सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा। कभी आप पाएंगे कि किसी देश के अंतर्गत प्रथम सदन शक्तिशाली है, किसी में दूसरा सदन शक्तिशाली है, जबकि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत दोनों ही सदन पूर्णतया शक्ति की दृष्टि से बराबर है। तीसरी विशेषता है विरोधी दल का अभाव। क्या मतलब हुआ भाई, स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका में विरोधी दल का अभाव है। जैसे भारत में संसद में विरोधी दल बैठता है, विपक्ष बैठता है, अमेरिका में भी विपक्ष बैठता है, ब्रिटेन में भी विपक्ष मौजूद है, लेकिन स्विट्जरलैंड में इस तरीके से विरोधी दल नहीं बैठता है जैसा कि भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में बैठता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में सारा काम निर्दलीय भावना से होता है, निर्दलीय भावना से। आप वहाँ की कार्यपालिका को देखिएगा, वहाँ कार्यपालिका को संघीय सरकार कहते हैं, इसमें 7 सदस्य और 7 ही सदस्य वास्तविक रूप में सभी दलों से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल एक प्रकार से है ये, तो सभी दलों से लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ हम ये कहेंगे कि दलीय भावना है ही नहीं,
बिल्कुल निर्दलीय काम होता है सारा का सारा, इसलिए वहाँ विरोधी दल का अभाव है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका के अंतर्गत विरोधी दल का अभाव है, तो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। वहाँ विपक्ष नहीं बैठता है, विपक्ष है ही नहीं। इसके बाद में चौथी विचित्र विशेषता है विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब यहाँ कोई भी विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी विधेयक हो, कोई भी का मतलब चाहे वह वित्त विधेयक है या वह साधारण या सामान्य विधेयक है, साधारण विधेयक है या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक है, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक है, वास्तव में ये किसी भी प्रकार का विधेयक क्यों ना हो, स्विट्जरलैंड में बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि विधेयक को, चाहे वो वित्त है, साधारण संविधान संशोधन संबंधित विधेयक, कोई भी विधेयक हो, मुख्यतः तीन ही होते हैं, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है। अब यहाँ कोई भी विधेयक हो स्विट्जरलैंड में एक साथ दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, एक ही साथ। मतलब प्रतिनिधि सदन और सीनेट के सामने एक ही दिन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, एक साथ। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि ये दोनों सदन एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना डालें और ये स्वतंत्र रूप में विधेयक के ऊपर विचार विमर्श कर सके। कितनी अच्छी व्यवस्था है भाई, समझिएगा। ये चीज़ सीखनी चाहिए, हमें भी सीखनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? हमें भी सीखना चाहिए, स्विट्जरलैंड से सीखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में विधेयक चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहाँ कोई विवाद नहीं है कि वित्त विधेयक प्रथम सदन के पास में पहले भेजा जाए। जैसे भारत के अंतर्गत है लोकसभा के पास में भेजा जाएगा, है ब्रिटेन की बात करेंगे लोक सदन के पास में भेजा जाएगा, और अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है वहाँ दूसरा सदन शक्तिशाली है, लेकिन वित्त विधेयक प्रथम सदन के पास में भेजा जाता है। मतलब सामान्य व्यवस्था ये है कि वित्त विधेयक सबसे पहले जनता के प्रतिनिधि सदन के पास में भेजा जाए। ये राजनीति विज्ञान का एक सिद्धांत है कि वित्त विधेयक सबसे पहले जनता के प्रतिनिधि सदन के पास में भेजा जाना चाहिए, अर्थात जो सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित हो उसके पास में सबसे पहले उसको भेज दिया जाए। तो डेफिनेटली प्रथम सदन ही होता है। परंतु स्विट्जरलैंड में विचित्र व्यवस्था है कि विधेयक चाहे कोई भी हो, वित्त है, साधारण है या फिर संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है, दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। दोनों सदनों का मतलब प्रतिनिधि सदन और सीनेट, दो सदन द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो एक साथ विधेयक को रखा जाता है। बड़ी विचित्र व्यवस्था है ये, आप यहाँ भी ध्यान देंगे। इसके बारे में भी किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश की व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधेयक को दोनों सदनों के सामने एक साथ रखा जाता है? स्विट्जरलैंड में रखा जाता है, संघीय संसद। ठीक है भाई। पांचवा विशेषता है उच्च स्तर के वाद विवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, उच्च स्तर के वाद विवाद। अरे भाई ये बिंदु भी समझें, और विशेषकर हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। भारत में भी इसका अनुकरण करना चाहिए, अमेरिका में भी इसका अनुकरण करना चाहिए, ब्रिटेन में भी इसका अनुकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। क्या कि स्विट्जरलैंड में जो ये संघीय संसद है व्यवस्थापिका, उसमें उच्च स्तर के वाद विवाद होते हैं। क्या मतलब हुआ? स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका में कभी भी भारत अमेरिका की व्यवस्थापिकाओं की तरह शोरगुल, हमेशा ही तालियों की गड़गड़ाहट, नारेबाजी की आवाज़ें आते रहना। आप भारत में देख सकते हैं लोकसभा के अंतर्गत जब कार्यवाही की जाती है तो डेफिनेटली लोकसभा में, संसद में, व्यवस्थापिका में शोरगुल, नारेबाजी की आवाज़ें, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि कागज़ के हवाई जहाज़ बनाकर और उड़ाए जाते हैं संसद के अंतर्गत ही। क्या है ये? कैसे इस तरह का वाद विवाद होता है? स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका में आपको ये बातें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वहाँ कभी ही जब कोई विधेयक पारित होता है जनहित में तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन केवल 3 बार ही लगाते हैं वो, बस लगातार नहीं। मेजें वहाँ नहीं थपथपाई जाती हैं, वहाँ
खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया नहीं जाता है, वहाँ नारेबाजी की आवाज़ें आपको नहीं सुनाई देंगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ की व्यवस्थापिका में, मतलब स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो वाद विवाद होता है उच्च स्तर का होता है, उच्च स्तर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूर्ण शांति से उसके ऊपर वाद विवाद होता है। वहाँ किसी भी रूप में शोरगुल हाथापाई की नौबत नहीं होती है, जैसे कि पूरी दुनिया के अंतर्गत हम देखते हैं, भारत में देखें, अमेरिका में देखें, हम कहेंगे कि व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत हाथापाई तक की नौबत आती है। तो क्या ये जनता के प्रतिनिधि हैं? यस, जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक रूप में पूरे देश के क्या है, दर्पण हैं। क्या है? दर्पण है। तो इसलिए वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो उच्च स्तर का वाद विवाद होता है वह पूर्ण रूप में शांत वातावरण होता है। किसी भी रूप में नारेबाजी और शोरगुल, या मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर हाथापाई, ऐसी कोई घटना या गतिविधियाँ नहीं होती हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड की संघीय संसद या व्यवस्थापिका में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है। नोट कीजिएगा। अब यहाँ मैंने 2 कोटेशन लिखी हैं, वाक्यांश। सबसे पहले लेंगे ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस क्या कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड की जनता के लिए राजनीति, नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, मैं पूरा बोल रहा हूँ। स्विट्जरलैंड की जनता के लिए राजनीति गंभीर कार्य है, खेल नहीं। जैसा कि अन्य देशों में राजनीति को एक खेल समझा जाता है, एक व्यवसाय समझा जाता है। नहीं भाई, ये खेल नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है, बल्कि राजनीति तो एक गंभीर कार्य है। राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है, राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है। तो किसने कही बात? ब्राइस क्या करें कि स्विट्जरलैंड की जनता राजनीति को गंभीर कार्य समझती है, खेल नहीं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, स्विट्जरलैंड की जनता राजनीति को एक गंभीर कार्य समझती है, खेल नहीं। अर्थात ये राजनीति एक गंभीर कार्य है, खेल नहीं है। किसने कही बात? ब्राइस ने। नोट कीजिएगा। जर्चर क्या कह रहे हैं? जर्चर कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो विधायिका है, विधायिका मतलब संघीय संसद व्यवस्थापिका, जो विधायिका है वह गंभीर रूप से कार्य करने वाली है। इसके दूसरे रूप में कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका मौजूद है। मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका में जो कार्य किए जाते हैं वो गंभीर रूप से किए जाते हैं। वास्तविक रूप में वहाँ राजनीति को एक व्यवसाय, एक खेल, एक पेशा नहीं समझा जाता है। यह बात जर्चर कह रहे हैं। गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका है। पूरा लिखना चाहते लिखेंगे, गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका है। किसने कही ये बात? जर्चर ने। और इसके बाद में अंतिम छठा और सातवां, छठी विशेषता शांत और गंभीर वातावरण। भाई स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है अर्थात व्यवस्थापिका है उसमें शांत और गंभीर वातावरण रहता है। वास्तविक रूप में यहाँ कार्यों को बड़ी गंभीरता से किया जाता है, बहुत ही गंभीरता से। यहाँ कार्य को अर्थात राजनीतिक कार्य को एक खेल समझकर नहीं, एक व्यवसाय या पेशा समझकर नहीं, बल्कि गंभीर कार्य समझते हुए किया जाता है। और संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका के सभी सदस्य शांत चित्त होकर कार्य की गंभीरता में जाकर फिर कार्य को करते हैं। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी हमें सीखना है। शांत और गंभीर वातावरण रहता है कहाँ पर? संघीय संसद में अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका में। और अंतिम सातवां जो लक्षण है वह है विविध भाषाओं का प्रयोग। देखिएगा भाई, स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है इसमें जर्मन, फ्रेंच और कभी कभी इटालियन भाषा का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए विविध भाषाओं का प्रयोग भी खुलकर स्विट्जरलैंड की संघीय संसदीय व्यवस्थापिका में किया जाता है। मैंने यहाँ नोट किया, जर्मन, फ्रेंच, कभी कभी, दो का मतलब कभी कभी इटालियन भाषा में भी संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन किया जाता है। मुख्य दो हैं, जर्मन और फ्रेंच, और कभी कभी इटालियन भाषा में भी क्या है? संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन किया जाता है। इसका मतलब वहाँ वास्तविक रूप में एक प्रकार से
स्विट्जरलैंड का जो फेडरल सिस्टम है ना, कहते हैं कि भाई वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, तो वास्तविक रूप में यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली तो है, परंतु इसी के साथ में वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वह सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक संघात्मक है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक संघात्मक है। क्यों? क्योंकि वहाँ सभी भाषाओं को किसी न किसी रूप में स्थान दिया गया है, स्वतंत्र रूप में उनके प्रयोग करने की अनुमति है, इजाज़त है। इसलिए आप बिंदु बनाएंगे विविध भाषाओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया? और ये मैंने बता दिया है, पुराने मतलब 1848 का जो संविधान था 1874 तक, 1999 में फिर जनमत संग्रह कराया जाता है और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू हो जाता है। ये सब बातें मैंने स्विट्जरलैंड के संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझा दी हैं, इसलिए पुनरावृत्ति करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुराने का मतलब 1848 1874 का जो संविधान था उसमें जो वहाँ की व्यवस्थापिका, उसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। नए संविधान में संघीय संसद नाम दिया गया है, पुराने संविधान में संघीय सभा। और पुराने संविधान में जो व्यवस्थापिका 2 सदन थे उनके नाम थे राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रथम सदन, द्वितीय सदन। नए संविधान में प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन है और द्वितीय सदन सीनेट है, ये नाम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जब हम संघीय संसद की रचना और इसके कार्य में शक्तियाँ लेंगे उसके अंतर्गत ये सब बातें मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड की संघीय संसद अर्थात व्यवस्थापिका की विचित्र निराली अनूठी विशेषताएं। भाई स्विट्जरलैंड में सब कुछ अनूठा है, व्यवस्थापिका भी अनूठी है, कार्यपालिका भी अनूठी है, न्यायपालिका भी अनूठी है कि वास्तविक रूप में केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कानून बनाया जाए, न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है। लेकिन यदि कैंटेन संविधान के विरुद्ध, केंद्रीय संविधान के विरुद्ध, संघीय संविधान के विरुद्ध कानून बनाते तो न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो इसका मतलब न्यायपालिका भी विचित्र है। हम कहेंगे कि स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है, केंद्रीय स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति इसके पास नहीं है, जबकि राज्यों, प्रांतों, कैंटन के स्तर पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। विचित्र स्थिति है। तो व्यवस्थापिका भी विचित्र है, कार्यपालिका भी विचित्र है, न्यायपालिका भी विचित्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की निराली विचित्र विशेषताएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका या संघीय संसद की विशेषताओं को समझ गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो एक लेक्चर अपलोड करते हैं इसमें औपचारिकता नहीं, मैं गंभीरता से, गहराई से आपको राजनीति विज्ञान समझाना चाह रहा हूं। और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान में तैरता हूं, डूबता हूं, गोते लगाता हूं, जिससे कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को बेहतर तरीके से समझा सकूं। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।